हे एवरीवन, तो वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल, जिसमें हम बात करते हैं आपकी स्टडी, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिगार्डिंग टॉपिक्स पे। तो आज जो मेरी बातें होने वाली वो उन्हीं सारे एस्पिरेंट्स को लेकर के है जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कभी ना कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं या अपनी तैयारी से खुश नहीं है कि पता नहीं मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो एग्ज़ाम में आएगा या नहीं। कभी कभी सेल्फ डाउट भी होता है कि मुझसे हो पाएगा या नहीं। कभी कभी ये भी होता है कि हम तो चलो पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई रिश्तेदार आया, मामा चाचा ताऊ फूफा, और वो आकर के एक ऐसी बात बोल गए कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है, मेरा लड़का तो फलानी जगह सेटल्ड है। तो ये जो लाइंस होती हैं ये आपको किस तरह से प्रभावित करती हैं वो तो समझ में आता है, वो सभी को पता है कि हाँ, नेगेटिव बातों से कौन नहीं दुखी होगा। लेकिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इन्हीं सारी नेगेटिव बातों को ओवरकम करके किस तरह से अपनी पढ़ाई के लिए हर रोज़ मोटिवेट रहना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप 4 घंटे पढ़ो, आप 3 घंटे पढ़ो, पर रोज़ पढ़ो। तो इसी के बारे में 3 से 4 बातें बताऊंगी, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो पहली बात है ये कि अगर आपसे कोई भी कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा, ये जो लाइन है ना, तुमसे ना हो पाएगा, इस लाइन को ऐसे बड़ा बड़ा लिख करके अपने कमरे में चिपका लो। क्योंकि आप रोज़ सुबह उठिए, इसको देखेंगे तो लगेगा कि अच्छा, उसने मुझसे ऐसा कहा था, कैसे नहीं होगा मुझसे, मैं सिलेबस पूरा करूँगा, मैं मॉक टेस्ट लगाऊँगा, या मैं अपनी पढ़ाई को रोज़ टाइम दूंगा, कंटेंट अच्छा लेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो कैसे नहीं क्लियर होगा। पहली बात। दूसरी बात है, अपने जो भी काम है उसका टाइम टेबल पहले ही दिन बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगले दिन मॉर्निंग में डिसाइड कर रहे हैं मुझे क्या क्या करना है दिन में। आप पिछली रात में सोने से पहले डिसाइड कर लो कि कल मुझे रीजनिंग पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी, हिंदी पढ़नी, साइंस पढ़नी, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट है आपका। तो उसके लिए टारगेट रखिए कि मैं 1 से 2 घंटे, अगर मेरी इंग्लिश वीक है मैं इंग्लिश को दूंगा। इंग्लिश में भी अगर ग्रामर वीक है तो ग्रामर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ तो मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है या डिटर्मिन जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर उतना एम्फेसाइज मत करिए, उसको एट द लास्ट टेस्ट के लिए रोक के रखिए। लेकिन जो चीज़ वीक है उसको पहले प्रॉपरली पढ़िए, उसका कॉन्टेंट देखिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस देखिए और उसके बाद में उसका मॉक टेस्ट लगाइए। तभी आपके नंबर्स जो है इंप्रूव होना स्टार्ट होंगे। अब जैसे मैक्सिमम जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी मैथ्स कमज़ोर है, उनकी इंग्लिश अच्छी है, उनकी जीएस जीके अच्छी है, उनकी साइंस अच्छी है, पर मैथ्स में वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मैथ्स इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, और 4 सब्जेक्ट है, मैं कवर कर लूँगा। स्पेशली मैं ये DSSB टीचिंग के लिए बोल रही हूँ कि जो उसकी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि आप देखिए, कोई भी एक सब्जेक्ट को इग्नोर करके उसमें उस पोजीशन पे नहीं आ सकते जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको ओवरऑल एग्रीगेट तो सभी में बनाने हैं। मैं ये नहीं कह रही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए फर्स्ट पेपर में, ये तो रूल अब हट गया है। लेकिन आपको हर एक पेपर में प्रॉपर अच्छे, हर एक पार्ट में अच्छा नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आपका जो एग्रीगेट है वो 65-70 जाएगा। और 65-70 अगर आप फर्स्ट पेपर में स्कोर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप सेकंड पेपर में ऑन अ सेफर साइड हो। अगर आपने उधर भी 60-70 क्वेश्चन राइट कर लिए, 15-20 रॉन्ग भी हो गए, तो भी आप सिलेक्शन वाली मोड में आ जाओगे। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश के लिए ज़्यादा बता सकती हूँ। इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स मैंने देख रखी हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। हाँ, नो डाउट कंपटीशन ज़्यादा है तो कट ऑफ 5 से 10% का फ्लक्चुएशन रहेगा, 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन ही नहीं होगा। देखिए, आप में से और हम में से ही कुछ लोग हैं जो सिलेक्शन ले करके आगे बढ़ते हैं। तो आप ये सोचिए कि मुझसे होगा ही नहीं, या वो कुछ और ग्रह के लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, तो ऐसा नहीं है। तो ये रही मेरी बात। और रिलेटिव्स की बात के लिए भी मैंने आपको जवाब दे दिया। फिर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक दिन में, कोई बच्चा 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है और कोई मतलब 10 से 12 घंटे पढ़ने का अगले 2 दिन रेस्ट कर रहा है। तो आपको ये रेस्ट मोड नहीं करना है। आप बस ऐसे रखिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो ये तो एक एक्सक्यूज़ हुआ। आप हाउस वाइफ हैं, आपको इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बच्चे, हस्बैंड, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं समझती हूँ। अब यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी जो कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी कि कुछ लोग कहते हैं कि मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। लेकिन हम हाउस वाइफ के लिए मॉर्निंग में अगर आप 3 बजे भी उठ के पढ़ोगे तो भी आप 9 बजे तक एक बार में 6 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकते। लेकिन रात मुझे सबसे बेस्ट लगती है। क्यों? क्योंकि रात में अगर आपके बच्चे 10 से 11 बजे भी सो गए हैं तो आप 11 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक पढ़ लिया,
और आराम से आप मान लीजिए 4 बजे सोई, कुछ दिन अपनी नींद को सेक्रीफाइस करने में कोई बुराई नहीं है। 4 बजे सोइए, 7 बजे उठ जाइए, फिर अपना दोपहर में जब सारे लोग ऑफिस चले जाएँ, स्कूल चले जाएँ, अपनी नींद 2-3 घंटे और पूरी कर लो। और इस तरह से आप देखोगे कि उधर आपको 5 से 6 घंटे मिल गए। दिन में आपको अगर आपने कहीं भी टाइम निकाल लिया 2 से 3 घंटे, तो आप आराम से 6-7 घंटे पढ़ लोगे। तो मतलब मैं ये मोटा-मोटा हिसाब बता रही हूँ कि अगर कहीं इधर-उधर मान लीजिए टाइम वेस्ट हो जाता है, बच्चों को चुप करा रहे, बच्चों को खाना दे रहे, उन्हें नहला रहे, उसके बाद में भी इतना टाइम आपके पास बचेगा। स्पेशली अगर आप अपनी रात को यूटिलाइज़ करना स्टार्ट करते हो। और अगर आपके एग्ज़ाम में 15 से 20 दिन या 1 महीना है, तब तो मैं डेफ़िनेटली कहूँगी कि आप ये वाला शेड्यूल फ़ॉलो कर लीजिए। आप अगर होम मेकर हैं, आप हाउसवाइफ़ हैं, आप देखेंगी आपने जब रात में पढ़ लिया ना, तो आप बड़ा फ्री रहते हो दिन भर कि हाँ, मैंने अब रात में, और रात में स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट रखिए पढ़ने को जिससे आप जगी रहें, जैसे रीज़निंग हुई, जैसे मैथ्स हुई, जैसे जीके जीएस अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है, या फिर ग्रामर वाला सेक्शन करना शुरू कर दीजिए। जब भी नींद आए तो 15 से 20 क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करने लगिए, तुरंत आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। या जब भी नींद आए पानी पीजिए, उठिए, 2 मिनट वॉक कर लीजिए, फिर आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। तो हर 2-2 मिनट पे हर मान लीजिए 40 मिनट आप लगातार पढ़ रहे हो, फिर 2 मिनट वॉक कर लो या ब्रेक ले लो। तो इस तरह से आपको नींद भी नहीं आएगी, आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा, आप एक फ्रूटफुल पढ़ाई कर पाओगे। ऐसे लोग जो कहते हैं ना मैं 10-12 घंटे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, वो एक लाइन में वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा दिमाग इतना कंसंट्रेट एक साथ नहीं रहता। तो आई होप मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।